डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीडी के पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। हम चित्रसेन सर आज कक्षा 7 की साइंस लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, अभी इसका एक पार्ट अपलोड हो गया था तो जिसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वगैरह बताए गए थे। तो लेसन ऑनलाइन है ना। तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। पहले हम डाइजेशन को देख लेते हैं, पाचन को देख लेते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर में जटिल कणों को ले जाया जाता है और वे जटिल कण जब छोटे छोटे सूक्ष्म और सरल कणों में विभाजित हो जाते हैं तो उसको तो हम पाचन कहते हैं। लेकिन इस पाचन की प्रक्रिया में जितने भी शरीर के अंग भाग लेते हैं, पाचन की प्रक्रिया में शरीर के जितने भी अंग भाग लेते हैं उनको सम्मिलित रूप से हम पाचन तंत्र बोलते हैं। तो इसी पाचन तंत्र, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है। तो हम बात करते हैं भोजन को। जैसे ही हम शरीर भोजन को अपने मुख के अंदर रखते हैं, अपने मुख गुहा के अंदर रखते हैं, वहीं से हमारे शरीर में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो मुंह में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है। तो जैसे हम भोजन को स्टार्च के रूप में मुख के अंदर रखते हैं तो मुख से निकलने वाली लार ग्रंथियों से लार जब इस भोजन से मिलता है तो वो भोजन को क्या कर देता है, मंड में बदल देता है। मंड जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज में क्या कर देता है, बदल देता है। यहाँ से निकलने वाली लार ग्रंथियों से भोजन क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। और लार ग्रंथि, हमारे शरीर की लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। तो हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन। ये होता है टाइलिन। यही टाइलिन जब भोजन से मिलता है तो उस भोजन को क्या कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन में थोड़ा मिठास आ जाता है, थोड़ा मीठा लगने लगता है। तो अब जब यहाँ पर लार मिल जाने के बाद भोजन क्या करता है, इस ट्यूब के माध्यम से, ये जो ट्यूब दिख रही है इस नली के माध्यम से भोजन क्या करता है कि हमारे आमाशय तक आता है। इस नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ये नली सिर्फ भोजन को मुख गुहा से ये स्टमच में ले आने के लिए होती है। इसमें भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। अब जैसे ही भोजन हमारा यहाँ पे पहुँच जाता है, जिजुनम के माध्यम से आमाशय में पहुँच जाता है, तो यहाँ पर जैसे भोजन क्या होता है, स्टोर होता है स्टमच में, तो वहाँ पर क्या होती है, एक प्रकार की गति होती है, एक प्रकार की हलचल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति। जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति। इस गति के माध्यम से भोजन क्या होता है, बिल्कुल पिस करके लुगदी जैसा हो जाता है। और इसकी दीवारों में ये जो दिख रही है रेड कलर की, इसकी दीवारों से एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जिसको हम HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन से मिलने के बाद भोजन को अम्लीय बना देता है तथा भोजन के साथ आए जो भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, उनको निष्क्रिय कर देता है। अब इस दशा में भोजन क्या हो रहा है, क्रमाकुंचन गति। एक गति होती है जिसको हम क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। तो इस गति के माध्यम से भोजन पिस करके लुगदी जैसा हो जाता है। और फिर यहाँ पर भोजन अब बिल्कुल एकदम लेय की तरह हो गया है। और अब यहाँ से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहणी के माध्यम से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटी सी आकार की नली है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। इस ग्रहणी के माध्यम से होते हुए सीधे क्षुद्रांत में चली जाती है, छोटी आंत में चली जाती है। ग्रहणी में भी, ग्रहणी के पास में ही एक आप लोगों को ग्रंथि मिलती है जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, जो कि लीवर से मिलकर के निकली होती है। लीवर मीन्स यकृत होता है, यकृत से पित्त रस निकल करके पित्ताशय में एकत्रित होता है और ये डियोडिनम के पास में जा करके छोटी आंत से मिलता है। और वहाँ पर उपस्थित पित्त रस भोजन से मिलता है और भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय माध्यम में बना देता है। और ये भोजन के कलर को भी थोड़ा बदल देता है, पीला कर देता है। अब यहाँ से भोजन सीधे छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे प्रांकुर होते हैं। वे क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और भोजन का
पाचन करके सीधे रक्त में भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी प्रांकुर होते हैं वे भोजन को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब भोजन को अवशोषित करने के बाद जो अपशिष्ट भोजन बचा वो अब सीधे कहाँ चला जाता है, हमारे बड़ी आंत में। अब यहाँ से भोजन क्या हुआ, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में चला गया और यहाँ से जो आवश्यक पदार्थ थे वे अवशोषित होकर के रक्त केशिकाओं के माध्यम से रक्त में चला जाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब फिर यहाँ से भोजन बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता, ये भोजन को एक्सेशन के रूप में बाहर निकालता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी मात्रा में भोजन का पाचन होता है। तो किस चीज़ का पाचन होता है हम उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे ही भोजन जाता है तो 97% तक भोजन बिल्कुल पचा होता है। बाकी 3% जो उसमें जल होता है उस जल को इस बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। और एक चीज़ हम बताना भूल गए कि हमारी छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं उसमें छोटे छोटे प्रांकुर निकले होते हैं जिसको हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई। इन्हीं विलाई के माध्यम से ये छोटी आंत का जो क्षेत्रफल होता है बेहद कम हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें आवश्यक वाली चीज़ें इन प्रांकुरों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। अब भोजन हमारा बड़ी आंत से चला है, यहाँ पर जो 3% तक जल था उसका भी क्या हो गया, धीरे धीरे पाचन हो गया। अब बाकी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भोजन चलता है और फिर इकट्ठा हो करके यहाँ पर गुदा में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और फिर जैसे ही ज़रूरत पड़ती है हम इसको क्या करते हैं, बहिक्षेपण के माध्यम से बाहर विसर्जित कर देते हैं और हमारे भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। तो ये तो हुई बात भोजन के पाचन की। चलिए हम इसके थोड़े अंगों के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से अंग प्रमुख हैं। देखिए मुख एंड मुख कैविटी, माउथ कैविटी, ये मुख जो होता है ये भी भोजन के पाचन के लिए जरूरी होता है। और हमारे मुख में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, तो जहाँ से लार स्रवित होता है। उसके बाद बकल कैविटी ये होती है ग्रास नली। उसके बाद लीवर जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाएगा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, तो लीवर। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन अगर देखा जाए तो करीब 1.4 पाउंड के करीब होता है। अब हम बात करते हैं स्टोमच। तो स्टोमच मीन्स क्या होता है, आमाशय, जहाँ पर भोजन स्टोर होता है, जहाँ पर क्रमाकुंचन गति होती है, जहाँ पर भोजन से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलते हैं। उसके बाद पैंक्रियास, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, जहाँ से भोजन के साथ पित्त रस मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बृहदांत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी ग्रंथ, क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत की लंबाई के बारे में हम बता दें तो इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर के करीब होती है लगभग में। और छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई क्या होती है, 7.5 मीटर के करीब होती है। अगर फीट में देखा जाए तो ये होती है करीब 6 से 7 फीट और ये क्या होती है 21 से 22 फीट के करीब होती है। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, करीब में होती हैं। उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी नया शब्द है, इसको हम थोड़ा बता रहे हैं अपेंडिक्स क्या होता है। और एनुअस के माध्यम से हम क्या करते हैं, भोजन का एक्सेशन कर देते हैं, भोजन का बहिक्षेपण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भोजन में मुख में भोजन रखते हैं उसका बाकायदा पाचन होने के बाद वो क्या बहिक्षेपण माध्यम से हम उसको विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर अपेंडिक्स शब्द आया है तो अपेंडिक्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या हुआ करता था कि अरबों वर्ष पहले, हजारों वर्षों पहले क्या हुआ करता था, जब भोजन मनुष्य क्या कि घास फूस से बनी रोटी या फिर पेड़ पौधे की पत्तियों को खाता था, तो उसके पाचन के लिए हमारे शरीर में एक प्रकार की ग्रंथि होती थी जिसमें क्या पाया जाता था, सेलुलोज। क्या पाया जाता था, सेलुलोज। तो उस सेलुलोज को पाचन करने के लिए हमारे शरीर में यहाँ अपेंडिक्स में एक प्रकार की ग्रंथि हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे सेलुलोज का यूज़ करना इंसान बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से यह एक अवशेषित अंग के रूप में ही है। लेकिन कभी जब भूल से यहाँ पर कोई सेलुलोज का कोई भी कण पहुंच जाता है तो जिसकी वजह से उसका पाचन नहीं हो पाता और वो क्या होता है, वहीं पे पड़ा रहता है, जिसकी वजह से इस अपेंडिक्स वाले अंग में क्या होता है, धीरे धीरे सूजन आने लगती है। उस सूजन की वजह से पेट में पैन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो लोग कहते हैं, फिर डॉक्टर से चेक कराने के बाद अगर पता चलता है कि आपको अपेंडिक्स है तो डॉक्टर क्या करता है, इस अपेंडिक्स वाले भाग को ही काट करके निकाल देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पैन ठीक होने लगता है। तो ये होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अलग से कहीं बन करके नहीं आती है, ये सेलुलोज पाचन का एक अंग हुआ करता था। तो ये तो हो गई पाचन तंत्र की।
पाचन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम हल कैसे करेंगे, उसको हम लिखेंगे कैसे। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पाचन तंत्र का वर्णन। क्वेश्चन में पूछ रहा है पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो अभी हमने पाचन तंत्र के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, अब इसको लिखेंगे कैसे इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए तो इसका हम उत्तर लिखते हैं कि भोजन के जटिल कणों को सरलतम कणों में रूपांतरित करके अवशोषित करने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन आप लोगों को समझ में आ गया। तथा वे सभी अंग जो पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं पाचन तंत्र कहलाते हैं। अब पाचन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि भोजन का जो पाचन होता है हमारे मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए हम मुख और मुख गुहा के बारे में जानते हैं। जैसे ही भोजन को मुख गुहा में रखते हैं, मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, भोजन को एमाइलेज के रूप में बदल देता है। दूसरा है ग्रास नली, जिसको हम बकल कैविटी या ग्रास ट्यूब बोलते हैं। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। यह एक भोजन को आमाशय तक ले आने के लिए एक रास्ते का काम करता है, एक जरिया होता है। बिल्कुल भी इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। अब हम थर्ड में देख रहे हैं आमाशय स्टोमच। तो ये भोजन के पाचन के लिए जो सबसे अहम भूमिका अदा करता है वो हमारा है आमाशय। तो चलिए हम आमाशय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्रास नली से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। जैसे ग्रास नली के माध्यम से भोजन कहाँ आता है, हमारे आमाशय में आता है, जहाँ पर क्रमाकुंचन गति से भोजन लेई के समान कायम बन जाता है। लेई के समान, जिसको हम उस समय क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। आमाशय की दीवारों से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल लिख लीजिएगा। और चौथी हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यह 7 मीटर लंबी तथा 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ी नली है। यहाँ पर भोजन का पाचन व अवशोषण होता है। इसकी भीतरी दीवारों में छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसको विलाई, अभी हम बताए थे कि विलाई क्या होते हैं। छोटी आंत के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसको हम विलाई बोलते हैं। उसी विलाई के माध्यम से भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अब देखते हैं हम बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो यहाँ पर भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। भोजन के बाद बचा अपशिष्ट भोजन को गुदा द्वार तक ले जाने का यह रास्ता बनाता है। अभी बड़ी आंत जो होती है वो क्या करता है, छोटी आंत से आए भोजन को गुदा द्वार तक ले जाने का एक रास्ता बनाता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर के करीब होती है, जो और चौड़ाई इसकी क्या होती है, 3 से 6 मीटर चौड़ी। तो ये तो हो गया भोजन पाचन तंत्र के सभी अंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में भी दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, चित्र के द्वारा समझाइए। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के उपयोग से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। जब भोजन सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी और संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण करना। अर्थात जो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहे जाते हैं। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है और यह ऊर्जा अवशोषित होकर भोजन निर्माण के लिए CO2 बनाती है। अगर हम बात करें कि भोजन निर्माण के लिए जो CO2 आती है वो कहाँ से आती है, तो क्लोरोफिल पर जो प्रकाश पड़ता है उसकी वजह से क्या होती है, एक ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा से CO2 प्राप्त होती है, जो हरे पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है। तो अब हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं और एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से भी इसको हम देखते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर हम एक रासायनिक समीकरण के रूप में देखें तो क्या होता है, C6 + H12 = सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल से बनता क्या है, C6H12O6 + 6O2, जिसको हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। अब इस
चित्र के माध्यम से हम आप लोगों को थोड़ा बताना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए एक चित्र है, एक बीकर है, एक परख नली है और एक कीप है और एक क्या है यहाँ पर बीकर है। तो इसमें क्या किया गया है कि इस बीकर में आधा जल भर करके इसमें हाइड्रिला नाम का एक पौधा होता है जो कि आप लोगों को तालाब और नदियों के किनारे अक्सर देखने को मिल जाते होंगे। वो हाइड्रिला का पौधा क्या करते हैं हम इस बीकर में क्या करते हैं रख करके उसके ऊपर कीप को उल्टा करके रख देते हैं। उस कीप को रखने के बाद तो इस पूरी प्रक्रिया को जैसे ही अगर हम धूप में रख देते हैं तो थोड़ी देर रखने के बाद क्या होता है, हमको कीप के माध्यम से छोटे छोटे बुलबुले देखने को मिलते हैं। वे बुलबुले आखिर होते किस चीज़ के हैं, तो ये बुलबुले काहे के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया से हमको यह ज्ञात होता है कि जो हरे पौधे होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वहाँ से निकलने वाली गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। अब ये ऑक्सीजन ही है, इसको हम कैसे जानेंगे, तो क्या करते हैं अगर हम किसी पतले छिद्र के माध्यम से इस गैस को बाहर निकालें और इसके पास जलती हुई माचिस की लौ ले जाएं तो क्या होती है, उस गैस के संपर्क में आने से ही वो लौ क्या होगी, थोड़ी और तेज़ी के साथ जलने लगेगी। तो इससे प्रूफ होता है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो निकल रही है गैस वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोग बिल्कुल इसको एक नोट्स बना करके बिल्कुल एकदम पढ़िए और याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म हो गया।